लो भी कुछ टर्म्स है। पहली टर्म क्या है? अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट कौन सी थी आपकी? जो प्राइस हम पे करके आएंगे, एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जिदे आप पे किया। और इसका एक और नाम क्या है? आउटले कॉस्ट, वही जिसका आउटफ्लो हुआ। नेक्स्ट इज योर इम्प्लिसिट कॉस्ट, या फिर एक और नाम क्या है? इम्प्लाइड कॉस्ट। इम्प्लाइड कॉस्ट में एक और चीज क्या आएगी? इनकम दैट द प्रोप्राइटर एंटरप्रेन्योर कुड हैव अर्न्ड। एग्जांपल के लिए अगर रेंट है ना, इंप्यूटेड रेंट को अपन इम्प्लिसिट कॉस्ट बोलते हैं। तो रेंट किसी को बंदा अर्न कर सकता सी पर वो नहीं कर पाया, या फिर वो किते होर जॉब करता था, सैलरी ਜਿਹੜੀ ਉਹ अर्न कर ਲੈਂਦਾ। इनकम दैट कुड हैव बीन अर्नड। इकोनॉमिक कॉस्ट में क्या आएंगी? दोनों, अकाउंटिंग कॉस्ट एंड इम्प्लिसिट कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव, और जो हमने जाने दिया फोरगॉन। डायरेक्ट कॉस्ट या ट्रेसेबल, अकाउंट्स में भी किया था हमने। जेडे अपने खर्चे है या तो वो डायरेक्ट होंगे या इनडायरेक्ट होंगे। डायरेक्ट कॉस्ट को बोलते हैं अपन वर्ड प्राइम कॉस्ट, या फिर ट्रेसेबल डायरेक्ट कॉस्ट। ट्रेसेबल कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। जेडे नॉन ट्रेसेबल है मतलब पर यूनिट सीधा सीधा नहीं पता। एग्जांपल के लिए अगर बिजली का बिल आ गया, अब मैं उसको ऐसे नहीं कह सकता कि मितेश के मगर कितना बिजली का बिल आ गया, पता नहीं। करने को डिवाइड कर सकते हैं कि टोटल इलेक्ट्रिसिटी बिल डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो पर हेड कितना, पर डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं था। दिस वाज इनडायरेक्ट ट्रेसेबल, या फिर डायरेक्टली ट्रेसेबल नहीं है, नॉन ट्रेसेबल। ट्रेसेबल नहीं था, तो इसको अपन क्या बोलते हैं? एक और टर्म इसको होती है ओवरहेड। दीज आर आल्सो नोन एज ओवरहेड। इनडायरेक्ट कॉस्ट को ओवरहेड बोलते हैं। अच्छा एक बात बता ना, ये जो ओवरहेड्स होते हैं इसमें कल एक्सपेंसेस आते हैं या मटेरियल और लेबर भी आती है? ओवरहेड ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲੇ ਖਰਚੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਰੈਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ, ਇਹ ਜਿਹੇ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ होते हैं, इंश्योरेंस का एक्सपेंस के रॉ मटेरियल और मटेरियल, रॉ मटेरियल नहीं बोल रहा वर्ड, कल्ला मटेरियल, मटेरियल और लेबर भी आता है क्या ओवरहेड में? यस। एग्जांपल के लिए पैकिंग कॉस्ट। पैकिंग कॉस्ट भी कौन सी? सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट। अब अगर सेकेंडरी पैकिंग कॉस्ट है तो वो डायरेक्ट कॉस्ट नहीं आएगी, वो इनडायरेक्ट कॉस्ट रहेगी, सेलिंग एक्सपेंस। इनडायरेक्ट कॉस्ट है वो पैकिंग कॉस्ट। या फिर ऐसा कह लो जो कंज्यूमेबल मटेरियल है, अभी कंज्यूमेबल क्या है तो मटेरियल, पर वो डायरेक्ट नहीं है, तो वो किस में आएगा? इनडायरेक्ट कॉस्ट ओवरहेड में आएगा। सुपरवाइजर की सैलरी, अब वो लेबर है तो वो लेबर ही सुपरवाइजर, ओवरहेड है वो। बेसिकली जो आइडेंटिफाइबल नहीं है टू द प्लांट प्रोडक्ट प्रोसेस या डिपार्टमेंट। उसके बाद क्या आ गया? इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट मेरी बात सुनो क्या होता है? अच्छा एक और कल दस दें, मतलब बहुत सारी टर्म्स ना ओवरलैप करती हैं। मतलब मुझे में डायरेक्ट कॉस्ट है, डायरेक्ट कॉस्ट पे करके आ रहे हो, यस। जी डायरेक्ट कॉस्ट पे करके आ रहे हैं, ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी है, अकाउंटिंग कॉस्ट भी है। ओवरहेड ये भी पे तक करके आ ही रहे हैं, तो ये भी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। तो मतलब एक कॉस्ट बाले सारे डब्बे ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਚ ਹੀ ਆਊਗੀ। ਪਰ ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕ ਲਗਾ ਦਿਓ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟਲ ਕਾਸਟ मतलब एक्स्ट्रा कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट इज एक्स्ट्रा मार्जिनल कॉस्ट। एग्जांपल के लिए पुरानी मशीन यूज कर रहे थे वर्सेस पुरानी मशीन बेच के अगर नवी मशीन लेके आएंगे तो एक्स्ट्रा कॉस्ट क्या पड़ेगी? पुरानी मशीन ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਨਾਲ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਨਵੀਂ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਲੁਬਰੀਕੈਂਟ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਪੈਕਿੰਗ ਆਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਊਗਾ दैट इज वो इंक्रीमेंटल कॉस्ट। इंक्रीमेंटल कॉस्ट या फिर एक और नाम क्या है उसका? मार्जिनल कॉस्ट। उसके बाद आ गया संक कॉस्ट। संक कॉस्ट मतलब एक बार जो कॉस्ट इंकर कर दी, अब वो इररिलेवेंट है, वो तो कॉस्ट इंकर कर ही दी। एग्जांपल के लिए आर&डी कर दी, कोई बिजनेस स्टार्ट करने की नहीं होती, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना ली, प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाते ਜਿਹੜਾ खर्चा आया वो तो हो ही गया। अब बिजनेस स्टार्ट करो, बिजनेस स्टार्ट ना करो, वो तो आपकी कॉस्ट इंकर हो ही गई। दैट इज अ संक कॉस्ट। संक कॉस्ट मतलब ऑलरेडी जो इंकर होगी। इसमें यूजुअली हमने क्या बोलना है, तो आर&डी कॉस्ट, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट, स्पेशलाइज्ड इक्विपमेंट कॉस्ट। ये वाली कॉस्ट क्या होती है? इररिलेवेंट फॉर डिसीजन मेकिंग होती है, मतलब बिजनेस करें या ना करें उसके लिए इररिलेवेंट है, जो कॉस्ट ऑलरेडी इंकर हो गई, संक कॉस्ट। संक मतलब डुब्बिया होता है ना, दैट डुब्बी कॉस्ट, जेडी कॉस्ट करती थी वो डुब गई, इग्नोर कर दो उसको। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब वही फिक्स एसेट अगर परचेज करें। हिस्टोरिकल कॉस्ट मतलब एसेट को परचेज करने के लिए जो पे किया था, दैट इज अ हिस्टोरिकल कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट मतलब नया एसेट लेके आएंगे तो कितना पैसा पे करना पड़ेगा, मनी एक्सपेंसेस दैट हैज टू बी इंकर फॉर रिप्लेसिंग द ओल्ड एसेट। रिप्लेस करने की कॉस्ट इज रिप्लेसमेंट कॉस्ट। प्राइवेट कॉस्ट मतलब बिजनेस एंटिटी जो बियर करती है, बिजनेस एंटिटी जेडी कॉस्ट बियर करती है। इट आल्सो इंक्लूड इम्प्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि इंप्यूटेड रेंट बियर कर रहे हैं अपन, फर्क पै रही है। सोशल कॉस्ट क्या है? जो हम बियर नहीं कर रहे, सोसाइटी बियर कर रही है। एग्जांपल के लिए अगर हम
अगर हम प्रोडक्शन कर रहे हैं तो पोल्यूशन कर रहे हैं तो ये पोल्यूशन वाली कॉस्ट सोसाइटी बियर कर रही है, अपन नहीं बियर कर रही है सोसाइटी, तो दैट इज अ सोशल कॉस्ट। नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, ਜਿਹੜਾ ਲੋग ਜਿਹਨੂੰ ਦਿਲ ਦਾ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਰਟ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਅਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬੀਅਰ ਕਰ ਰਹੇ, तो दिस इज अ सोशल कॉस्ट, कोई और बीयर करेगा। फिक्स कॉस्ट हमें पता है क्या होती है, और शट डाउन कॉस्ट। अच्छा, फिक्स कॉस्ट को एक और वर्ड क्या बोलते हैं, इट कैनॉट बी अवॉइड, इनएस्केपेबल, अनकंट्रोलेबल, इससे बच नहीं सकते, इनएस्केपेबल कॉस्ट। शट डाउन कॉस्ट क्या है, ध्यान सुनना, टेम्परेरी दुकान बता के रखांगे शटर, बिजनेस बेच के नहीं जा रहे, टेम्परेरी दुकान बता के रखांगे तो फिर भी कॉस्ट जी पैनी पैनी है। एग्जाम्पल के लिए संडे को अगर छुट्टियां, गर्मी की छुट्टियों में, अपना तो चलो आप अपने सीजन में, अपने सिस्टम में गर्मी की छुट्टियां नहीं होती, +1 +2 में होती हैं, तो ऊपर साहिल सर +1 +2 की छुट्टियां करते हैं 20 दिन की, 25 दिन की, तो उसको साहिल सर को अगर महीने की भी कर दी तो महीने से रेंट से नहीं बच पाएंगे, रेंट तो उनको पे करना ही पड़ेगा, तो रेंट इज अ शट डाउन कॉस्ट। पर आया भी अगर महीना जवाक ना बुलाए तब एसी तो नहीं चले, एसी नहीं चले तब बिजली का बिल बच गया, तो बिजली का बिल इज नॉट अ शट डाउन कॉस्ट। शट डाउन कॉस्ट कौन सी है, वो कॉस्ट जो फिर भी पड़ती रहेगी इवन इफ आप ऑपरेशन टेम्परेरली शट डाउन कर दे, पॉज कर दे, सस्पेंड कर दे। देखो वर्ड क्या आ गया, सस्पेंड। टेम्परेरी अगर आप सस्पेंड कर दे, प्रोडक्शन ना करे, फिर भी जो कॉस्ट इंकर होगी दैट इज अ शट डाउन कॉस्ट। अच्छा, एक और हमने लिखा हुआ है रियल कॉस्ट, आपने भी लिखा हुआ है ना, रियल कॉस्ट लिखा होगा, नहीं लिखा तो लिखो। रियल कॉस्ट क्या है, कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ पेन, डिस्कम्फर्ट, डिसेबिलिटी इन्वॉल्व्ड इन सप्लाइंग द वेरियस फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन बाय द ओनर्स आर टर्म्ड एज रियल कॉस्ट। आपको पढ़ाते हैं, देखो हमारा गला दुखता है, सिर दुखता है, तो दिस इज अ रियल कॉस्ट, जो हमें पेन बियर करना पड़ता है, हंस दे है सही है। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਤੋਂ 5 ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਸੌਖਾ ਪੜਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਆਂਦੇ 2 ਵਜੇ ਸੀ, 2 बजे मैं अकाउंट्स तो मतलब तभी मेरे को था कि इको तो फ्रेश माइंड से पढ़ानी है, अकाउंट तो मतलब ना है वे, मतलब सुत्ते हुए बुला लोते बोली जाऊंगा मैं। तो द पेन, डिस्कम्फर्ट, डिसेबिलिटी इन्वॉल्व्ड इन सप्लाइंग द वेरियस प्रोडक्शन इज रियल कॉस्ट। बाकी में लिखा हुआ है सबने, रियल कॉस्ट की है पेन, डिस्कम्फर्ट इंकर्ड टू सप्लाई, बेचने के लिए जो भी। अगला वेरिएबल कॉस्ट हमें पता है, और सेमी वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, 2 बातें होती हैं, एक होता है सेमी वेरिएबल और एक होता है स्टेप वेरिएबल। सेमी वेरिएबल में क्या, जिसमें फिक्स्ड और वेरिएबल दोनों कंपोनेंट इंक्लूड होंगे, एग्जांपल बिजली का बिल, कुछ फिक्स्ड है उसके बाद का वेरिएबल आ गया। स्टेप क्या होता है, स्टेप क्या है, एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए फिक्स रहेगा, उसके बाद बढ़ जाएगा। एग्जांपल के लिए बच्चों को घुमाने लेके जाना है, तो बस वाले को क्या पे करना है, एग्जांपल के लिए 20,000 फ्लैट पे करना है, बस कैपेसिटी कितनी है, 50 जौका दी, पहले 50 मगर 20,000, 50 तो 51 होगा, तो फिर तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, एडिशनल 20,000 कॉस्ट इंकर होगी, पर जी एडिशनल 20,000 इंकर होगी और फिक्स्ड होगी हुन 51 तो लेके 100 तक, जो तो 101 का होगा उदो बी प्लस बी 40, 40 प्लस बी 60 हो जू, तो कॉस्ट पहले कितनी थी 20, फिर कितनी हो गई एकदम से 40, फिर एकदम से कितनी हो गई 60, तो पौड़िया बन गया, देखो पौड़िया बन गया, स्टेयर्स, स्टेप कॉस्ट, दिस इज अ स्टेयर या फिर स्टेप कॉस्ट। एग्जाम्पल क्या है, ये बस वाली आपकी, चले आगे, स्टेप कॉस्ट की ऐसी फोटो बनती है। और दिस इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट, मतलब फिक्स कंपोनेंट उसके बाद वेरिएबल कंपोनेंट। और चलो आगे, अब आ गया हमारा भाई शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व्स। देखो ये जो शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व बनती है ना, प्रोडक्शन आउटपुट को देखते हुए बनती है। अच्छा, ये जो कॉस्ट बढ़ेगी अपनी ड्यू टू व्हाट, एक्स एक्सिस पे क्या रखना है, इतने आप कॉस्ट रखेंगे वाई एक्सिस पे, कॉस्ट ਵਧੂ या घटू ड्यू टू शॉर्ट रन है तो लेबर के कारण, इनपुट के कारण ही कॉस्ट घट होगी, घट ही 29 देता है, गर्मी लगे तो ऐसा करो, खड़े होकर 3rd बेंच पे चले जाओ, हवा नहीं लगेगी उधर, और रिमोट मेरे को दे जाओ।
फैन ऑफ का बटन क्यों आ रहा है? हाँ। सुनना, हेलो हेलो, हेलो हेलो, 1 2 3 4। नहीं। हाँ, जब तक एमपी बढ़ रही है, जब तक मार्जिनल प्रोडक्ट बढ़ रहा है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होगी? बढ़ेगी गिरेगी? एमपी बढ़ रहा है, एमपी मतलब एक लेबर लाई, एक लेबर लाई तो उन्हें पहले नालों ज्यादा आउटपुट प्रोड्यूस की थी, ठीक हो गया? पहला बंदा लगाया था, उसको सैलरी कितनी दे रहे थे? 6,000 दिहाड़ी बोलते हैं, चलो एक दिन की दिहाड़ी कितनी देते थे उसको? 600। आउटपुट कितने प्रोड्यूस करी उसने? 100 यूनिट। पर यूनिट कॉस्ट कितनी आई? 6। दूसरा बंदा लाया दिहाड़ी, तो उन्होंने भी 600 ही देनी है दिहाड़ी, तो उसको भी 600 ही देनी है, पर उसने प्रोड्यूस कितना किया? एमपी बढ़ेगी, तो पहले 100 यूनिट प्रोड्यूस हुए थे, अब कितने होंगे? 120। तो 600 बटा 120 कितना हो गया? 5। तो ये क्या चीज है आपकी? मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मतलब एडिशनल जो आउटपुट प्रोड्यूस करोगे उसकी कॉस्ट कितनी बढ़ गई। तो पहले कितनी बढ़ रही थी? 6, उसके बाद कितनी बढ़ने लगेगी? 5। एक और बंदा लेके आएंगे तो वो कितने यूनिट प्रोड्यूस कर देगा? लेट से 150 प्रोड्यूस कर रहा है, तो कितनी रह गई? 4। पर अगला बंदा जो आएगा, ये था एमपी, ये तो क्या था? एमपी। एमपी क्या कर रहा था? धीरे धीरे बढ़ रहा था, उसके बाद क्या होने लगेगा? एमपी गिरने लगेगा। फिर से एमपी कितना हो गया? 120 रह गया, गिर गया थोड़ा सा, तो फिर से कॉस्ट कितनी होगी आपकी? 5। फिर कितना रह गया? 100। 6। फिर कितना रह गया? 60 ही रह गया, तो कितनी होगी आपकी? 10। तो दिस इज योर एमसी। एमसी किसके ऊपर डिपेंडेंट है? एमपी के ऊपर। एमपी जैसे जैसे एमपी बढ़ रहा था एमसी गिर रही थी, जब एमपी गिरने लगा एमसी बढ़ने लगी। तो एमपी का जहां पे टॉप था वहां पे एमसी का क्या होगा? एमसी का बॉटम। तो एमसी क्या कर रही थी? पहले गिर रही थी, बाद में बढ़ने लग गई, ठीक हो गया? दिस कर्व इज योर। जैसे अपन पहले क्या बनाते थे? एमपी, इधर पहले क्या बनाएंगे? एमसी। अच्छा, एमसी गिर रही है तो टोटल कॉस्ट कर्व भी गिरेगी। टोटल कॉस्ट कर्व गिरेगी बढ़ेगी? बढ़ोगी, पर इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। तो टोटल कॉस्ट कर्व बढ़ेगी बट इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। फिर से एमसी और एसी एक चार्ट पे बना सकते हो, टीसी उस चार्ट पे नहीं बनाना चाहिए, पर हम बना रहे हैं। तो इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट, क्योंकि एमसी गिर रही है ना, तब बढ़ोगी तो सही, पर कट बढ़ोगी। उसके बाद एमसी है तो पॉजिटिव ही, टोटल कॉस्ट कर्व जीरो तो नहीं स्टार्ट होगी, इतो स्टार्ट होगी। तो टीवीसी बनाई थी मैंने यार। दिस इज योर टीवीसी। टीवीसी कब बना रहे हैं? टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व। एमसी है तो पॉजिटिव, तो टोटल कॉस्ट बढ़ोगी, और पहले नालों बढ़ रही है, तो इंक्रीज एट इंक्रीजिंग रेट। दिस इज योर टीवीसी, टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अब सर एमसी बन गया, टीवीसी बन गया, इसके बाद क्या बनाओ आप? एसी। ठीक है जी। एसी का मेरे को बताना, जो एमसी गिर रही है एसी गिरू वधू? गिरूगी। एमसी गिर रही है तो एसी भी गिरेगी, पर क्या सारा गिरेगा? एमसी। तो एमसी कहाँ पे होगी? नीचे या ऊपर? और इस एबीसी पहले क्या बनाएंगे? एबीसी, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। एबीसी कहाँ पे होगी? ऊपर। ऊपर रह रही है। और कुछ ऐसे बनेगी आपकी क्या? ए वी सी। और ये क्या रहेगा? एबीसी का बॉटम, ठीक हो गया? एबीसी का बॉटम वैसे पता है कहाँ पे होगा एग्जैक्ट? कहाँ पे? ये कुछ यहाँ पे, यहाँ पे क्या खासियत है? जहाँ पे स्टेज 1 एंड हो रहा था, वहां पे एबीसी क्या होगी?
क्या समझे? जिथे स्टेज 1 एंड हो रहा सी, जिथे एपी की सी मैक्सिमम, उथे एवीसी की होगी मिनिमम। एपी मैक्सिमम, एवीसी मिनिमम, एमपी मैक्सिमम, एमसी मिनिमम। उल्टा उल्टा। स्टेज 1 कहां पे एंड होगा? जहां पे एमसी बॉटम, जहां पे एबीसी बॉटम। एबीसी, उधर स्टेज 1 कहां पे एंड हो रहा था? जहां पे एपी टॉप पे। इधर स्टेज 1 कहां पे एंड होगा? जहां पे एबीसी बॉटम पे। स्टेज 1 2 3 आपको कॉस्ट के बेसिस पे पूछेगा ही नहीं। स्टेज 1 2 3 जो पूछेगा किसके परस्पेक्टिव से पूछेगा? सिर्फ और सिर्फ एमपी प्रोडक्शन आउटपुट के परस्पेक्टिव से पूछेगा। कॉस्ट के परस्पेक्टिव से स्टेज नहीं पूछेगा। कौन सी? स्टेज 1 के 2। चलो उसके बाद सर ये कर्व जो मैंने बनाई है अभी, ये कौन सी है जो फिक्स रहेगी? टोटल फिक्स कॉस्ट। अब टीवीसी इधर पड़ी है, टीएफसी इधर पड़ी है, दोनों को मिलाकर के क्या बनेगी? टीसी। टीसी इधर से स्टार्ट होगी और टीसी का गैप क्या रहेगा? टीसी। ये गैप क्या रहेगा हमेशा? टीएफसी। और ये गैप क्या रहेगा? कांस्टेंट, सेम रहेगा। उसके बाद क्या बनेगी आपकी? एएफसी। और एएफसी कैसी बनेगी? ऐसी। क्या एएफसी कभी टच करेगी एक्स एक्सिस को? एएफसी कभी टच नहीं करेगी, बस गिरती रहेगी। स्टार्टिंग में ज्यादा गिरेगी, उसके बाद गिरनी कम हो जाएगी, ऐसे फ्लैटर हो जाएगी। अब एसी और एवीसी और एएफसी को दोनों प्लस करके क्या बनेगा आपका? एसी। एसी एबीसी के ऊपर रहेगी नीचे रहेगी? ऊपर। पर पहले क्या होगा? गैप ज्यादा, बाद में क्या होता रहेगा? गैप कम। तो मिलती जाएगी। एमसी किधर थी? एमसी ये सी। तो दिस इज योर एसी का बॉटम किधर होगा? दिस इज योर एसी का बॉटम। दिख रही है कर्व्स आपको? हेलो। एबीसी, एसी और ये रही एमसी। एवीसी और एसी। एमसी थल्लो वही दोनों कट कर दी गई होते। एमसी कट करेगी एबीसी को और एसी को एट देयर लोएस्ट पॉइंट। एमसी कट करेगी किसको? एबीसी को एंड एसी को एट देयर रिस्पेक्टिव लोएस्ट पॉइंट्स। दोनों के लोएस्ट पॉइंट्स पे कट करेगी। ठीक है, होगी फोटो। चलो आगे चलो। अच्छा इधर एक्स एक्सिस पे क्या रखना है आपने? आउटपुट रखनी है, लेबर नहीं, ध्यान रखना। जिमें जिमें आउटपुट बढ़ रही है, आउटपुट बदन दी कॉस्ट पहला गिर रही है फिर बाद च बढ़ रही है। आउटपुट की कॉस्ट कहनी है आपने। आउटपुट की कॉस्ट एएफसी एबीसी एटीसी मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट मतलब चेंज इन द टोटल कॉस्ट विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन। तो ये बताना, ध्यान सुनना, इधर स्क्रीन देखना। मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू चेंज इन टोटल कॉस्ट के चेंज इन टीवीसी। चेंज इन टीसी या चेंज इन टीवीसी? ये दोनों एक ही बात है, माना ना? व्हाट इज मार्जिनल कॉस्ट? चेंज इन टीवीसी के चेंज इन टीसी के दोनों। टोटल कॉस्ट में भी जो चेंज होगा सिर्फ वो मार्जिनल कॉस्ट ही होगी और वो वेरिएबल कॉस्ट ही होगी। तो दोनों, चेंज इन टीसी या फिर चेंज इन टीवीसी डिवाइड बाय चेंज इन लेबर या चेंज इन आउटपुट। चेंज इन आउटपुट डिवाइड बाय चेंज इन आउटपुट। आगे टोटल कॉस्ट कर्व कैसी होती है?
टोटल कॉस्ट कर्व की शेप कैसी होती है? अच्छा ये जो तीनों ही है MC, AC और ABC, इनकी शेप कैसी है? यू शेप। पर जेडी TC है तो TVC है ना दी शेप क्या जी है? उल्टा एस, इन्वर्टेड एस। एस द मूव आ ऊपर ਨੂੰ है, वैसे अंदर ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ है। ऐसा ऐसा होता है तो उल्टा एस सही है, इन्वर्टेड एस। इन्वर्टेड एस कौन सी है? TVC एंड TC। अच्छा स्लोप, कहते हैं स्लोप ऑफ TC एंड TVC रिमेन द सेम एट एवरी लेवल ऑफ आउटपुट। ऐसा क्यों? TC और TVC की स्लोप कौन होती है? स्लोप मतलब चेंज। TC का चेंज क्या है? इन दोनों का चेंज। TVC च जेड़ा चेंज आ रहा है ड्यू टू वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है MC। TVC च जेड़ा चेंज आ रहा है ड्यू टू MC, और TC च भी जेड़ा चेंज आ रहा है ड्यू टू, तो बस ठीक है ना, दोनों का चेंज ही क्या है? MC, तो दोनों का चेंज क्या होगा? कांस्टेंट। तो दोनों की स्लोप क्या है? कांस्टेंट। मतलब कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ एदी स्लोप, तो एदी स्लोप पैरेलल चल रही होगी। अगर एदी स्लोप भी वध रही है तो एदी स्लोप भी वध रही है, एदी स्लोप घट रही है तो एदी भी घट रही है, एदी होर वध रही है तो एदी भी होर वध रही है। चेंज तो हो रही है, सेम रहूगी। TC की स्लोप क्या बताती है? वेरिएबल कॉस्ट, वही MC। और जब तक MC गिर रही है तब तक, ये रही MC कर्व, जब तक MC गिर रही है तब तक TVC, जब तक MC गिर रही है तब तक TVC बढ़ रही है कि गिर रही है? जब तक MC गिर रही है TVC बढ़ रही है कि गिर रही है? बढ़ रही है, पर इंक्रीज एट डिमिनिशिंग रेट। जब MC बढ़ने लगी TVC बढ़ने लगी, कम होने लगी? बढ़ने लगी, पर एट इंक्रीजिंग रेट। और जब AC गिर रही है, जब AC गिर रही है, MC गिरी रही है कि गिर के बढ़ने भी लग गई? AC गिर रही है, MC पहला गिर के वजन भी लग गई होनी है, MC वजन भी लग गई, ये वाला एरिया MC बढ़ रहा है। एफिशिएंट स्केल ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा? जहां पे आपकी एवरेज टोटल कॉस्ट क्या होगी? मिनिमम। एवरेज टोटल कॉस्ट इज योर मिनिमम। ATC, AC जहां पे मिनिमम होगी, यहाँ पे दिस इज योर एफिशिएंट केस, जहां पे AC मिनिमम है। चलो आगे चलो। नेक्स्ट इज योर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। ये ध्यान से सुन लो। व्हाट इज लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व? पहले तो सर लॉन्ग रन में क्या होता है? दिस इज योर लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। लॉन्ग रन सिर्फ प्लानिंग की बात है, जो एक्चुअल में आउटपुट प्रोड्यूस होगी वो तो शॉर्ट रन में ही होती है। पॉइंट नंबर 1, लॉन्ग रन इज जस्ट अ प्लानिंग स्टेज। एक्चुअल आउटपुट जो स्टेज रहेगी वो तो शॉर्ट रन ही होती है। लॉन्ग रन में हम सिर्फ प्लान करते हैं, और लॉन्ग रन में प्लान क्या करते हैं कि फैक्ट्री का साइज क्या लगाएं। वी प्लान द स्केल ऑफ प्रोडक्शन, स्केल फैक्ट्री का साइज। पॉइंट नंबर 1, जो लॉन्ग रन है ना आपका, इट इज जस्ट अ प्लानिंग हॉराइजन। फर्म जो एक्चुअली ऑपरेट करेगा वो तो शॉर्ट रन में ही करेगा, ठीक है। अच्छा ये जो फोटो में आपको SSC कर्व दिख रहे हैं ना, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व, क्या है ये? अलग अलग वेरियस फैक्ट्री के साइजेस की कॉस्ट। अगर फैक्ट्री नंबर 1 लगाओगे तो कॉस्ट ऐसे गिरेगी और ऐसे बढ़ने लगेगी। फैक्ट्री नंबर 2 लगाओगे, पता है क्या है, जिमें जिमें फैक्ट्री अगे ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਾਂ, अपनी फैक्ट्री का साइज ਵੱਡਾ हो रहा है, मतलब अपनी आउटपुट का लेवल ज्यादा है। लॉन्ग रन में आपको क्या करना चाहिए? आपको सोचना चाहिए कि कितनी का आउटपुट मेरे को प्रोड्यूस करनी है, उस हिसाब से कॉरेस्पॉन्डिंग आप क्या करोगे? फैक्ट्री का साइज चुनोगे।
एग्जाम्पल के लिए आपने ये चुना कि मेरे को 10,000 आउटपुट लॉन्ग रन में मैं बेच पाऊंगा। 10,000 के लिए केड़ी फैक्ट्री का साइज थोड़े लिए आइडियल है? देखो फैक्ट्री नंबर 1, 2 एंड 3, अगर फैक्ट्री नंबर 1 पे देखें तो कॉस्ट इतनी बढ़ेगी पर यूनिट, फैक्ट्री नंबर 2 में इतनी बढ़ेगी, फैक्ट्री नंबर 3 में कितनी बढ़ेगी, इतनी बढ़ेगी। तो फैक्ट्री नंबर 2 में कम से कम आ रही है। लॉन्ग रन में आप क्या करोगे? पॉइंट स्टेप नंबर 1 आउटपुट डिसाइड करोगे कितनी बेचनी है, आउटपुट के हिसाब से आप चेक करोगे फैक्ट्री का आइडियल साइज मेरे लिए क्या बनता है। फैक्ट्री का आइडियल साइज आपके लिए 2 बनता है क्योंकि इधर क्या रहेगा, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट क्या रहेगी, मिनिमम रहेगी। हो गया डाउट? हमने ये फोटो में देख लिया कि अगर इधर है ना, मतलब 10,000 यूनिट बनाने हैं तो फैक्ट्री 3 पे काम करेंगे तो कॉस्ट इतनी बनेगी, फैक्ट्री 2 पे इतनी बनेगी और फैक्ट्री 1 पे इतनी बनेगी। तो सबसे मिनिमम कहाँ पे आया, फैक्ट्री 2 में। अब मेरे को ध्यान से सुनना और बताना एमसीक्यू। जब मैं फैक्ट्री 2 लगाऊंगा, क्या मैं फैक्ट्री 2 के मिनिमम पॉइंट पे प्रोड्यूस कर रहा हूं या मिनिमम पॉइंट पे प्रोड्यूस नहीं कर रहा? तो हम कहेंगे लॉन्ग रन में जब हम अपनी फैक्ट्री का साइज डिसाइड करेंगे, इट इज नॉट नेसेसरी कि हम मिनिमम पॉइंट पे प्रोड्यूस करें, पर हाँ मिनिमम कॉस्ट पे जरूर प्रोड्यूस करने हैं। मिनिमम कॉस्ट होगी पर एवरेज कॉस्ट का द मिनिमम पॉइंट जरूरी नहीं है, हो सकता है होवे, हो सकता है ना होवे। एवरेज कॉस्ट ऑफ द मिनिमम पॉइंट पता कदों होगा, जो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट ऑफ द मिनिमम पॉइंट होगा। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व का मिनिमम जो पॉइंट होगा ना, अगर आप इस पे प्रोड्यूस करोगे, फिर आप शॉर्ट रन के एवरेज कॉस्ट कर्व के मिनिमम पॉइंट पे प्रोड्यूस कर रहे हो और लॉन्ग रन के, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਦੋਂ ਘੱਟ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਕਰਵ ਦੇ ਫਾਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੋਗੇ ਜਾਂ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ? ਫਾਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਇਦੋਂ ਪਿਛਲੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਸ਼ਾਰਟ ਰਨ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਕਰਵ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਲੌਂਗ ਰਨ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕਰਨਗੀਆਂ ਪਰ ਫਾਲਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੱਚ ਕਰਨਗੀਆਂ, ਇੰਕਰੀਜ਼ਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕਿਹੜੇ ਹੈ, ਫਾਲਿੰਗ। शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व द फॉलिंग वाला पोर्शन है। पर अगर हम लॉन्ग रन की आइडियल कैपेसिटी से ज्यादा प्रोड्यूस करेंगे तो हम एवरेज कॉस्ट कर्व की, शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व की राइजिंग पोर्शन पे प्रोड्यूस करेंगे। मतलब जो तुसी 35,000 बनाना है तो तुसी फैक्ट्री नंबर 5.5 डेवलप कर लोगे। अच्छा एक और गल, जिन्ना भी तुसी बनाना है ना आउटपुट, ओदा कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई फैक्ट्री साइज पक्का होगा ही होगा। क्या कह रहे हैं? नहीं, आपने लॉन्ग रन में आउटपुट प्रोड्यूस करनी है, उसका कॉरस्पॉन्डिंग कोई ना कोई फैक्ट्री साइज पक्का होगा, उतना आप डेवलप कर लेना लॉन्ग रन में। मतलब लॉन्ग रन की गल कर रहे हैं, लॉन्ग रन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਫੈਕਟਰੀ ਮੈਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰ ਲੂੰਗਾ ਆਪਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੰਨੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦੀ ਹੋਊ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਕਰਵ ਦੇ ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰੂੰਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਪਊਗੀ, ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਕਰਵ ਦਾ ਰਾਈਜ਼। ਉਹ ਸ਼ਾਰਟ ਰਨ ਐਵਰੇਜ ਕਾਸਟ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, पर मेरी कॉस्ट मिनिमम उतनी कहूंगी, उद्दू सस्ता मैं प्रोड्यूस कर नहीं पाऊंगा। मैंने पॉइंट आपको बहुत सारे बता दिए जो शायद इतने आपके दिमाग से उड़ जाएंगे, है ना। क्रक्स इतने पॉइंट तो याद रख ही सकते हो। अगर हमने क्या करना है, हमने मिनिमाइज करनी है एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, तो क्या करना चाहिए आपको, छोटी क्वांटिटी है तो छोटी फैक्ट्री, बड़ी क्वांटिटी है तो बड़ी फैक्ट्री। लॉन्ग रन में डिमांड के हिसाब से क्वांटिटी डिसाइड कर लेना, क्वांटिटी के हिसाब से फैक्ट्री साइज डिसाइड कर लेना। जेड़ा फैक्ट्री का साइज डिसाइड कर लिया मतलब तुसी आपकी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व डिसाइड कर ली। ऐसे से तो और की है स्टार मार्क ये रहा हमारा, लार्जर आउटपुट कैन बी प्रोड्यूस्ड विद अ लार्जर प्लांट। लार्जर आउटपुट लार्जर कॉस्ट से प्रोड्यूस करांगे, लार्जर आउटपुट अगर ज्यादा क्वांटिटी घट्टो घट कॉस्ट से अगर प्रोड्यूस करनी है तो फैक्ट्री का साइज बड़ा लाना पड़ेगा। वेयर एज अगर छोटी आउटपुट प्रोड्यूस करनी है घट क्वांटिटी तो छोटा साइज लाऊंगे फैक्ट्री का, फिर कॉस्ट घट आऊगी, अदरवाइज ज्यादा। जो एग्जांपल के लिए हमने 35,000 प्रोड्यूस करना है, लेट से 35,000 अगर हम कहें कि हमने फैक्ट्री 3 पे प्रोड्यूस करना है तो फिर देखो कॉस्ट कितनी पै जाएगी, एवरेज कॉस्ट कर्व इतनी पै जाएगी, बहुत ज्यादा पैगी। पर जब 35,000 प्रोड्यूस करना है तो ऐ करो फैक्ट्री नंबर 5.5 यूज कर लो, 5.5 की कॉस्ट कितनी पैगी, इतनी। तो जो क्वांटिटी ज्यादा प्रोड्यूस करनी है तो फैक्ट्री वड्डी ला लो, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ कॉस्ट पर यूनिट ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈ ਜਾਊ। छोटी फैक्ट्री तो ज्यादा प्रोड्यूस करने लगोगे तो कॉस्ट ज्यादा पै जाओ। उमें ही छोटी आउटपुट प्रोड्यूस करनी है तो छोटी फैक्ट्री लाओ 2 नंबर,
ਜੇ 5.5 ਨੰਬਰ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਉਂਗੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਸਟ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈ ਜਾਊ। ਛੋਟੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਛੋਟੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਸਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਹੂਗੀ, ਵੱਡੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਾਸਟ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਰਹੂਗੀ। पहली गल सी इत्थे। दूसरा ध्यान क्या रखना है, कहता है इट इज नॉट नेसेसरी दैट जब भी आप प्रोड्यूस करोगे मिनिमम पॉइंट पे प्रोड्यूस करोगे एसएससी के, ऐसा कोई सीन नहीं है। दूसरा, सारी एसएससी कर्व क्या होगी, टच करके जाएगी किसको, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व को। पर जो शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व लॉन्ग रन को टच करेंगी, ध्यान सुनना, शॉर्ट रन लॉन्ग रन को टच करूंगी। क्या ये जरूरी है कि शॉर्ट रन लॉन्ग रन को, शॉर्ट रन जो तो लॉन्ग रन को टच करूं, शॉर्ट रन आपके मिनिमम पॉइंट से टच करूं? नहीं, किसी भी पॉइंट से टच कर सकती है। और काते टच करूं, लॉन्ग रन की जेडी ऑप्टिमम क्वांटिटी होगी, लॉन्ग रन की जेडी ऑप्टिमम क्वांटिटी होगी, अगर उदों घट प्रोड्यूस करोगे तो शॉर्ट रन आपके फॉलिंग पोर्शन दे टच करूगी। और अगर इस ऑप्टिमम क्वांटिटी तो ज्यादा प्रोड्यूस करांगे तो शॉर्ट रन आपके राइजिंग पोर्शन से टच करूगी। Thus for producing OQ फुल कैपेसिटी, OQ को क्या बोल रहे हैं आपका, इधर लिखना एक टर्म, ये OQ क्वांटिटी कितनी है, फुल कैपेसिटी। OQ क्या है, फुल कैपेसिटी। OQ इज फुल कैपेसिटी। अगर आप OQ ज्यादा प्रोड्यूस करोगे तो आप बियॉन्ड ऑप्टिमम कैपेसिटी प्रोड्यूस कर रहे हो। बस LSE इज प्लानिंग कर्व और इन्वेलप कर्व बोलते हैं। इन्वेलप कर्व क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट इनकॉर्पोरेट सारी शॉर्ट रन एवरेज कॉस्ट कर्व। नहीं गल यही, तो टाइम 10:40 हुए है। और ये बोर्ड शेप होती है, ठीक है। और प्लांट कर्व पता किसको बोलते हैं, एसएससी को। एसएससी को क्या बोलते हैं, प्लांट कर्व या फैक्ट्री कर्व, क्योंकि एक्चुअल विच प्लांट का साइज ही दस रही है, प्लांट कर्व है ये। अब आ गया इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज ऑफ स्केल, इसमें भी एमसीक्यू थे, हमने देखा था। तो इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज में क्या है, या तो इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब एंटिटी ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਘਰੋਂ ਹੀ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕ ਆ ਗਿਆ एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, मतलब बेनिफिट्स तो होंगे पर बाहरों बेनिफिट्स मिलेंगे एंटिटी को। इंटरनल एंड एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इंटरनल में क्या आ गया, इकोनॉमीज ऑफ स्केल पहले तो क्या है, लार्ज स्केल प्रोडक्शन करोगे तो क्या आपको कॉस्ट में बेनिफिट मिलेगा, मतलब कि में कॉस्ट कट होगी। इंटरनल बेनिफिट क्या मिलेगा आपको, एफिशिएंसी बढ़ोगी एंड मैनेजरियल टैलेंट मिलेगा, मार्केटिंग स्ट्रेटजी मिलेगी। These economies arise within the firm and are exclusively available to the expanding firm। जेडी फर्म एक्सपैंड कर रही है उन्हें बेनिफिट मिलेगा। और जेडी एक्सटर्नल इकोनॉमी है कि इंडस्ट्री एज अ होल में मिलेगा, मतलब अगर एट द टाइम ओटीटी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो ओटीटी इंडस्ट्री ग्रो करने नाल की है बेकार, मतलब छोटे मोटे जेडे ओटीटी प्लेटफॉर्म है, कोई जी वाला है, कोई है ना, और क्या सोनी लिव पता नहीं ओटीटी है कि नहीं आज के टाइम पे। तो चलो छोटे छोटे जो एग्जाम्पल के लिए, और छोटे कौन से हैं, चौपाल, कुकू, तो ऐसे जो छोटे छोटे हैं ना, ओटीटी इंडस्ट्री ग्रो कर रही है तो इनको भी बेनिफिट मिल रहा है। दीज आर एक्सटर्नल इकोनॉमीज ऑफ स्केल, एंटिटी को बेनिफिट मिल रहे हैं। पर जेड़ा नेटफ्लिक्स आपदे आप च ग्रो कर रहे हैं वो सिर्फ नेटफ्लिक्स ਨੂੰ भी बेनिफिट मिल रहे हैं, वो इंटरनल इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। तो ये कि इंडस्ट्री दे हर पार्टिसिपेंट ਨੂੰ मिलेगा एक एक्सटर्नल वाला। अगला इंटरनल की गल कर रहे हैं, पर इकोनॉमीज नाल डिसइकोनॉमीज की भी गल कर रहे हैं। इकोनॉमीज कितों मिलेगा, टेक्निकल, मैनेजरियल, कमर्शियल, फाइनेंशियल, रिस्क बेयरिंग। मैनेजरियल की मिलेगा अपन स्पेशलाइजेशन हो जाएगी लेबर की। टेक्निकल प्रोड्यूस करांगे तो टेक्नोलॉजी वधिया होगी, कॉस्ट घट होगी। कमर्शियल में क्या आ जाएगा, मटेरियल आप सस्ता खरीद पाओगे। फाइनेंशियल में क्या आ जाएगा, कैपिटल ज्यादा रेज कर पाओगे एट अ लो कॉस्ट। रिस्क बेयरिंग में क्या आ जाएगा, अगर अपने मल्टीपल बिजनेसेस है तो एक बिजनेस बेकार भी हो गया तो दूसरे बिजनेस तो फायदा मिल जाएगा अपन को, रिस्क बेयरिंग हो जाएगी, डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगी। डिसइकोनॉमीज क्या है कि नुकसान है, मतलब स्केल बड़ा करोगे तो थोड़ा थोड़ा नुकसान भी हो सकता है आपको। कैसा नुकसान हो सकता है, पहला एग्जांपल टेक्निकल में नुकसान में तो सब में यही है कि मैनेजमेंट का इशू आता है।
नुकसान में सब में कॉमन क्या है, मैनेजमेंट का इशू, संभाला ही नहीं जाता हमसे। अब आ गया एक्सटर्नल इकोनॉमीज एंड डिसइकोनॉमीज। चीपर रॉ मटेरियल एंड कैपिटल इक्विपमेंट, सस्ता रॉ मटेरियल मिलेगा, एक्सटर्नल है और इकोनॉमीज है। टेक्नोलॉजिकल एक्सटर्नल इकोनॉमीज मिलेगी, डेवलपमेंट ऑफ स्किल लेबर, लेबर डेवलप कर दोगे तो एक्सटर्नल इंडस्ट्री को बेनिफिट मिलेगा, ऐसा लेबर इंटेलिजेंट हो जाओगी। ग्रोथ ऑफ एंसिलरी इंडस्ट्री, एक्सटर्नल बेनिफिट है, लोगों को मिलेगा बेनिफिट। इकोनॉमीज ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसपोर्टेशन, फिनिश। शुरू हो अगला मार्केट।